हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल। आज हम आदिकाल से रिलेटेड महत्वपूर्ण प्रश्न और उत्तर की यह दूसरी क्लास है। इससे पहले एक क्लास हो चुकी है। यदि आपने वह क्लास नहीं देखी है तो इस वीडियो के लास्ट में स्क्रीन के ऊपर वह वीडियो आएगी, वहां से क्लिक करके आप उसे जरूर देख लीजिएगा, क्योंकि उसमें बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न और उत्तर कराए गए हैं। तो आज की यह क्लास जो है दूसरी क्लास है, जिसमें आदिकाल से संबंधित महत्वपूर्ण 10 प्रश्न और उससे रिलेटेड महत्वपूर्ण पॉइंट को कराए जाएंगे। तो वीडियो में लास्ट तक बने रहिएगा और वीडियो पसंद आएगी तो वीडियो को लाइक और अपने दोस्तों में भी शेयर कर दीजिएगा। चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, जिससे कि हमारी हर वीडियो की अपडेट आपको मिलती रहे। तो चलिए शुरू करते हैं। प्रश्न नंबर एक है, आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने आदिकाल का विवेचन और नामकरण कुल कितने पुस्तकों के आधार पर किया? ऑप्शन 1 है 10, ऑप्शन 2 11, ऑप्शन 3 12, ऑप्शन 4 13। तो आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने आदिकाल का विवेचन और नामकरण कुल 12 पुस्तकों के आधार पर किया था। तो हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 3, 12। अब इसके बारे में डिटेल से हम लोग जान लेते हैं। यहाँ पे कुछ काल हैं और आदिकाल को कौन किस नाम से कहें उसके बारे में यहाँ पर दिया गया है। तो आदिकाल को वीर गाथा काल आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने कहा। चारण काल डॉक्टर ग्रियर्सन और राम कुमार वर्मा जी ने कहा। वीर काल या वीर गाथा काल नहीं वीर काल विश्वनाथ प्रसाद मिश्र ने कहा। सिद्ध सामंत युग राहुल संस्कृतायन ने कहा। वीरवपन काल महावीर प्रसाद द्विवेदी जी। आरंभिक काल मिश्र बंधु जी। आदिकाल हजारी प्रसाद द्विवेदी। तो आदिकाल को आदिकाल का नाम किसने दिया? हजारी प्रसाद द्विवेदी। ये बहुत ही महत्वपूर्ण है, इसका आप लोग स्क्रीनशॉट ले सकते हैं, क्योंकि यहाँ से प्रश्न बहुत बनते हैं। इसे आप याद कर सकते हैं ट्रिक द्वारा। जैसे वीरगाथा काल कौन कहें तो इससे आप लोग याद कर सकते हैं रामचंद्र की वीर गाथा। रामचंद्र की वीर गाथा। रामचंद्र को तो आप सभी लोग जानते हैं, एक बहुत बड़े वीर थे, महापुरुष भी थे। तो इस तरह से आप याद कर सकते हैं रामचंद्र की वीर गाथा। रामचंद्र से हो जाएगा रामचंद्र शुक्ल और वीर गाथा से वीर गाथा काल। और ये सिद्ध सामंत युग, ये जो महत्वपूर्ण है, इसे आप लोग इस तरह से आसानी से याद कर सकते हैं। सिद्ध सामंत युग किसने कहा? राहुल संस्कृतायन ने कहा। तो इसे याद करने की ट्रिक है राहुल सीधी राह चल। राहुल सीधी राह चल। राहुल से हो जाएगा राहुल संस्कृतायन और सीधी राह का मतलब सिद्ध सामंत युग। सीधी राह सिद्ध सामंत युग। उसके बाद वीरवपन काल महावीर प्रसाद द्विवेदी जी ने कहा। आदिकाल हजारी प्रसाद द्विवेदी। तो इसे आप याद कर सकते हैं आदि हजारे। आदि हजारे। आदि से हो जाएगा आदिकाल और हजारे से हो जाएगा हजारी प्रसाद द्विवेदी जी। तो आदिकाल को हजारी प्रसाद द्विवेदी जी ने कहा और जो एक बच रहा है वीरवपन काल उसे महावीर प्रसाद द्विवेदी ने कहा। तो इस तरह से ये जो 4 काल है इसे आप लोग आसानी से याद कर सकते हैं कि रामचंद्र की वीरगाथा, राहुल सीधी राह चल, आदि हजारे और एक जो बच रहे हैं क्योंकि महावीर प्रसाद द्विवेदी और हजारी प्रसाद द्विवेदी का जो नाम है मैच कर रहा है, तो आदि हजारे से आप ये वाला पहला आदिकाल वाला याद कर लेंगे, तो जो दूसरे बचेंगे वो वीरवपन काल से संबंधित रहेंगे। तो इस तरह से आसानी से आप इसे याद कर सकते हैं। चलिए अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर 2 पर। तो क्वेश्चन नंबर 2 है, स्वयंभू का रामायण को हिंदी का सबसे पुराना और सबसे उत्तम काव्य किसने माना? स्वयंभू का रामायण को हिंदी का सबसे पुराना और सबसे उत्तम काव्य किसने माना? ऑप्शन 1 राहुल संस्कृतायन, ऑप्शन 2 राम कुमार वर्मा, ऑप्शन 3 राम स्वरूप चतुर्वेदी, ऑप्शन 4 उपर्युक्त में से एक से अधिक और ऑप्शन 5 है उपर्युक्त में से कोई नहीं। तो स्वयंभू का रामायण को हिंदी का सबसे पुराना और उत्तम काव्य राहुल संस्कृतायन जी ने कहा था। तो हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन 1 राहुल संस्कृतायन। अब हम लोग स्वयंभू का रामायण है तो स्वयंभू जी के बारे में कुछ डिटेल से जान लेते हैं। तो स्वयंभू जी का जन्म जो हुआ था वह 783 ईस्वी में हुआ था। उपाधि थी उनकी छंदस चूड़ामणि, कविराज चक्रवर्ती। स्वयंभू ने स्वयं को कुकवि कहा है। स्वयंभू जी ने स्वयं को कुकवि कहा है। इन्हें अपभ्रंश का वाल्मीकि भी कहा जाता है। तो अपभ्रंश का वाल्मीकि किसे कहा जाता है?
तो स्वयंभू जी को। अब क्वेश्चन नंबर 3 है, पृथ्वीराज रासो के संबंध में कौन सा कथन असत्य है? ऑप्शन 1, आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी ने इसे सुख सुरकी संवाद के रूप में रचित माना है। ऑप्शन 2, इसका वृहत संस्करण 69 समयों में विभाजित है। ऑप्शन 3, आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने इसे पूर्णतया जाली ग्रंथ माना है। ऑप्शन 4, यह डिंगल शैली में ही लिखा गया है। यह डिंगल शैली में ही लिखा गया है। तो पृथ्वीराज रासो के संबंध में असत्य कथन है ऑप्शन 4, यह डिंगल शैली में ही लिखा गया है। यह जो है गलत है और ऊपर वाले जो 3 है वह सही है। तो यहाँ पे करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन 4। इसके बारे में डिटेल से है पृथ्वीराज रासो के बारे में। पृथ्वीराज रासो एक बहुत ही महत्वपूर्ण महाकाव्य है। तो पृथ्वीराज रासो के बारे में हम लोग जान लेते हैं। पृथ्वीराज रासो जो है उसके रचनाकार चंद्रबरदाई जी हैं। इसमें 69 सर्ग है, समयों का सर्ग है और छंद जो है 68 प्रकार के 56 छंद की प्रधानता है। इसकी जो शैली है पृथ्वीराज रासो की शैली डिंगल पिंगल शैली प्रधानता पिंगल शैली की है। मुख्य डॉक्टर नगेंद्र ने इसे घटना कोश कहकर पुकारा है। डॉक्टर नगेंद्र जी ने इसे पृथ्वीराज रासो को घटना कोश कहकर पुकारा है। और हजारी प्रसाद द्विवेदी इसे सुख सुरकी संवाद कहा। बाबू गुलाब राय ने इसे स्वाभाविक विकासशील महाकाव्य कहा है। किसे? पृथ्वीराज रासो को। आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने इसे पूर्णतः जाली ग्रंथ कहा है। क्या मास वध इसी रचना का अंश है? तो यहाँ से भी क्वेश्चन बन सकते हैं कि जाली ग्रंथ पृथ्वीराज रासो को जाली ग्रंथ किसने कहा है? तो आंसर हो जाएगा आचार्य रामचंद्र शुक्ल। स्वाभाविक विकासशील महाकाव्य किसने कहा है पृथ्वीराज रासो को? तो बाबू गुलाब राय। इस तरह से ऊपर से भी प्रश्न बन सकते हैं। तो चलिए अब आगे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 4 है, पृथ्वीराज रासो को सुखी संवाद के रूप में रचित मानने वाले आलोचक हैं। देखिए ये भी क्वेश्चन आ गया वहां से कि पृथ्वीराज रासो को सुखी संवाद के रूप में रचित मानने वाले आलोचक हैं। तो यहाँ पे भी हम लोगों ने पढ़ा है कि हजारी प्रसाद द्विवेदी ने इसे सुखी संवाद कहा। हजारी प्रसाद द्विवेदी। तो फर्स्ट ऑप्शन है आचार्य शुक्ल, दूसरा ऑप्शन हजारी प्रसाद द्विवेदी, तीसरा धीरेन्द्र वर्मा, चौथा राम कुमार वर्मा। तो आंसर हो जाएगा सेकंड वाला हजारी प्रसाद द्विवेदी जी पृथ्वीराज रासो को सुख सुरकी संवाद के रूप में रचित माने। अब यहाँ पे भी कुछ है पृथ्वीराज रासो के बारे में डिटेल में। तो पृथ्वीराज रासो हिंदी भाषा में लिखा एक महाकाव्य है। पृथ्वीराज रासो क्या है? एक महाकाव्य है। किस भाषा में लिखा गया है? हिंदी भाषा में, जिसमें सम्राट पृथ्वीराज चौहान के जीवन और चरित्र का वर्णन किया गया है। यह कवि चंद्रबरदाई की रचना है, यानी पृथ्वीराज रासो के जो रचयिताकार है वह चंद्रबरदाई जी हैं। पृथ्वीराज के अभिन्न मित्र तथा राजकवि थे कौन? चंद्रबरदाई। क्वेश्चन नंबर 5 है, अपभ्रंश के कवि पुष्पदंत ईसा की किस शताब्दी में हुई? अपभ्रंश के कवि पुष्पदंत ईसा की किस शताब्दी में हुई? ऑप्शन 1 10वीं, ऑप्शन 2 12वीं, ऑप्शन 3 11वीं, ऑप्शन 4 13वीं। तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन 1 10वीं। अब पुष्पदंत के बारे में डिटेल में है। पुष्पदंत की रचनाएं हैं महापुराण, ऋण कुमार चरियु, जसहर चरियु आदि जो है यह पुष्पदंत की प्रमुख रचनाएं हैं। पुष्पदंत जी को इन्हें अपभ्रंश का भवभूति कहा जाता है। शिव सिंह सेगर ने इन्हें भाखा की जड़ कहा है। शिव सिंह सेगर ने किसे भाखा की जड़ कहा है? तो पुष्पदंत को। क्वेश्चन नंबर 6 है, निम्न में से कौन कौन सी रचनाएं अपभ्रंश काल की हैं? ऑप्शन 1 ऋण कुमार चरियु, ऑप्शन 2 मृच्छ कटिकम, ऑप्शन 3 मिलिंद पन्हो, ऑप्शन 4 भविष्यत कहा। तो पहले ऑप्शन में दिया है 1 2 4 सही है, 1 2 4, दूसरे में 1 और 4, तीसरे में 3 और 4, चौथा ऑप्शन है उपर्युक्त में से एक से अधिक, पांचवा उपर्युक्त में से कोई नहीं। तो अपभ्रंश काल की जो रचनाएं हैं वह ऋण कुमार चरियु है और भविष्यत कहा, ये दोनों रचनाएं जो है वह अपभ्रंश काल की हैं। तो यहाँ पे दो ऑप्शन 1 और 4 सही हो रहा है, 1 व 4 तो दूसरा वाला सही होगा।
1 और 4, और ये भी सही होगा चौथा उपर्युक्त में से एक से अधिक। चूंकि पहला भी सही है, चौथा भी सही है, तो यहाँ पे हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा ये भी सही होगा और ये भी सही होगा एक से अधिक, तो हमारा आंसर हो जाएगा चौथा ही उपर्युक्त में से एक से अधिक, उपर्युक्त में से एक से अधिक, क्योंकि यहाँ पे 2 रचनाएं हैं जो अपभ्रंश काल की हैं। तो अब इनके बारे में हम लोग डिटेल से जान लेते हैं। पहला ड़य कुमार चरयू के बारे में, तो इसके रचनाकार जो है पुष्पदंत जी हैं। विधा है प्रबंध काव्य, इसे नाग कुमार चरित के नाम से भी जाना जाता है। इस रचना में श्रुत पंचमी के महत्व को बताने के लिए नाग कुमार के अनेक विवाहों, व्रत के प्रसंग और अंत में तपस्या द्वारा मोक्ष प्राप्त करने की कथा का वर्णन है। किसमें? ड़य कुमार चरयू में। अब दूसरा है भविष्यत कहा। भविष्यत कहा के जो रचनाकार है वह धनपाल जी हैं और ड़य कुमार चरयू के रचनाकार पुष्पदंत जी हैं। तो इस तरह से क्वेश्चन नंबर 6 भी कंप्लीट हुआ। चलिए अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर 7 पर। तो क्वेश्चन नंबर 7 है, आदिकालीन काव्य ग्रंथों में कथा कहने की परंपरा को लक्ष्य करके पृथ्वीराज रासो के संदर्भ में किस आलोचक ने लिखा है? कथा की परीक्षा इतिहास की दृष्टि से नहीं, काव्य की दृष्टि से होनी चाहिए। कथा की परीक्षा इतिहास की दृष्टि से नहीं बल्कि काव्य की दृष्टि से होनी चाहिए। पुरानी कथाएं काव्य ही अधिक हैं, इतिहास से वे एकदम नहीं हैं। तो यह जो पंक्ति दी गई है इसे किसने कहा है, इसे बताना है। तो ऑप्शन 1 है मुनि जिन विजय, ऑप्शन 2 राहुल सांकेतायन, ऑप्शन 3 हजारी प्रसाद द्विवेदी, ऑप्शन 4 उपर्युक्त में से एक से अधिक, ऑप्शन 5 उपर्युक्त में से कोई नहीं। तो यह जो पंक्ति दी गई है इसे किसने लिखा है? तो इसे लिखने वाले हजारी प्रसाद द्विवेदी जी हैं। तो हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 3 हजारी प्रसाद द्विवेदी। अब हजारी प्रसाद द्विवेदी जी के बारे में डिटेल्स जान लेते हैं। तो हजारी प्रसाद द्विवेदी जी का जन्म 1907 से 1979 ईस्वी में हुआ था। आलोचनात्मक ग्रंथ है इनके सूर साहित्य 1930 ईस्वी, हिंदी साहित्य की भूमिका 1940 ईस्वी, कबीर 1942, कालिदास की लालित्य योजना 1965 ईस्वी में आदि इनकी आलोचनात्मक ग्रंथ हैं। क्वेश्चन नंबर 8 है, आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने किसे सांप्रदायिक कहकर साहित्य के क्षेत्र से बाहर रखा? किसे सांप्रदायिक कहकर साहित्य के क्षेत्र से बाहर रखा? तो ऑप्शन ए सिद्ध और नाथ साहित्य, ऑप्शन 2 संत साहित्य, ऑप्शन 3 सूफी काव्य, ऑप्शन 4 उपर्युक्त में से एक से अधिक, ऑप्शन 5 उपर्युक्त में से कोई नहीं। तो आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने सांप्रदायिक कहकर साहित्य के क्षेत्र से किसे बाहर किया? तो वह सिद्ध और नाथ साहित्य थे। तो हमारा आंसर हो जाएगा फर्स्ट वाला सिद्ध और नाथ साहित्य। अब सिद्ध और नाथ साहित्य के बारे में डिटेल्स जान लेते हैं। तो इंपॉर्टेंट पॉइंट्स है सिद्ध साहित्य। पहला सिद्ध साहित्य, तो सिद्ध साहित्य ब्रज यानी सिद्धों के द्वारा रचा गया साहित्य है। सिद्ध साहित्य जो है वह सिद्धों के द्वारा रचा गया साहित्य है। इनका संबंध बौद्ध धर्म से है। सिद्ध साहित्य का संबंध किससे है? तो बौद्ध धर्म से है। इसके रचयिता कौन है? तो सिद्ध हैं। ये भारत के पूर्वी भाग में सक्रिय थे। इनके ग्रंथों की संख्या 84 मानी जाती है। सिद्ध साहित्य का प्रारंभ 8वीं सदी से लेकर 13वीं सदी तक माना जाता है। सिद्ध साहित्य का जो प्रारंभ है वह 8वीं से 13वीं सदी तक माना जाता है, जिनमें सरहपा, सबरपा, लुइपा, डोम्बिपा, कुकोरिपा जिसे कड़हपा भी कहते हैं आदि मुख्य हैं। इन्होंने अपभ्रंश मिश्रित पुरानी हिंदी तथा अपभ्रंश में रचनाएं की है। यह तो था सिद्ध साहित्य के बारे में। अब जान लेते हैं नाथ साहित्य क्या है। तो सिद्धों की वाम मार्गी भोग प्रधान योग साधना पद्धति की प्रतिक्रिया के फलस्वरूप आदि काल में जिस हठ योग साधना पद्धति का आविर्भाव हुआ वह नाथ साहित्य है। हिंदी साहित्य में उसे ही नाथ पंथ या संप्रदाय के नाम से जाना जाता है तथा इन नाथों के द्वारा रचा गया साहित्य नाथ साहित्य कहा जाता है। राहुल सांकृत्यायन ने नाथ पंथ को सिद्धों की परंपरा का ही विकसित रूप माना है। नाथ पंथों को सिद्धों की परंपरा का ही विकसित रूप कौन माना है? तो राहुल सांकृत्यायन जी ने माना है। हजारी प्रसाद द्विवेदी ने नाथ पंथ या नाथ संप्रदाय को सिद्ध मंत्र सिद्ध मंत्र, सिद्ध मार्ग, योग संप्रदाय, अवधूत मत एवं अवधूत संप्रदाय के नाम से पुकारा है। कौन? हजारी प्रसाद द्विवेदी जी। नाथ पंथ के आदि प्रवर्तक आदिनाथ अर्थात शिव
माने जाते हैं। क्वेश्चन नंबर 9 है, स्वयंभू ने पद्धड़िया बंध का प्रवर्तक और सर्वश्रेष्ठ कवि किसे कहा है? स्वयंभू ने पद्धड़िया बंध का प्रवर्तक और सर्वश्रेष्ठ कवि किसे कहा है? ऑप्शन ए धनपाल, ऑप्शन 2 चतुर्मुख, ऑप्शन 3 अब्दुल रहमान, ऑप्शन 4 उपर्युक्त में से एक से अधिक, ऑप्शन 5 उपर्युक्त में से कोई नहीं। तो आंसर हमारा हो जाएगा ऑप्शन 2 चतुर्मुख। तो स्वयंभू ने पहाड़िया बंध का प्रवर्तक और सर्वश्रेष्ठ कवि किसे कहा है? चतुर्मुख को। अब स्वयंभू के बारे में कुछ जान लेते हैं। तो स्वयंभू जी 8वीं सदी यानी 783 ईस्वी के कवि हैं। स्वयंभू को जैन परंपरा तथा अपभ्रंश का प्रथम कवि माना जाता है। स्वयंभू को जैन परंपरा तथा अपभ्रंश का प्रथम कवि माना जाता है। स्वयंभू को अपभ्रंश भाषा का वाल्मीकि तथा व्यास कहा जाता है। अपभ्रंश भाषा का वाल्मीकि तथा व्यास किसे कहा जाता है? तो स्वयंभू को कहा जाता है। डॉक्टर भयाड़ी ने स्वयंभू का अपभ्रंश का कालिदास कहा है। डॉक्टर भयाड़ी ने स्वयंभू को अपभ्रंश का कालिदास कहा है। स्वयंभू ने स्वयं को कवि कहा है। स्वयंभू ने स्वयं को कुकवि कहा है। क्वेश्चन नंबर 10 है, सूची 1 का सूची 2 से मिलान कीजिए। तो सूची 1 जो है उसमें लेखक हैं और सूची 2 उनके द्वारा रचित पुस्तक है। तो इसका मिलान करना है। जोई इंदु, तो जोई इंदु की जो पुस्तक है वह है योग सागर, तो इसका मिलान इसमें हो जाएगा। पुष्पदंत की जो पुस्तक है वह महापुराण है, तो बी वाला थर्ड में आ जाएगा। जैनाचार्य मेरुतुंग की जो पुस्तक है वह है प्रबंध चिंतामणि, तो सी 1 में आ जाएगा। और डुम्भीपा एक ही अब बचा है तो आ जाएगा 4th में। तो इस तरह से हमारा हो जाएगा 2 3 1 और फिर 4, 2 3 1 4, यानी कि ए जो है 2 में 2 3 1 4, इसका मतलब ये सही है दूसरा वाला। ये पहला है, ये दूसरा, ये तीसरा और ये चौथा, तो दूसरा वाला सही होगा। 2 3 1 4, यानी कि ए का 2 में, बी का 3 में, सी का 1 में और डी का 4 में। तो इस तरह से 10वां क्वेश्चन भी कंप्लीट हुआ। आशा करती हूँ वीडियो आपको पसंद आई होगी। यदि आपने अभी तक लाइक नहीं किया है तो वीडियो को लाइक कर दीजिए और कोई डाउट हो तो उसे कमेंट बॉक्स में कमेंट करके जरूर बताइएगा। आप यह वीडियो कहाँ से देख रहे हैं उसे भी कमेंट करके आप जरूर बताइएगा। तो चलिए मिलते हैं अब अगली वीडियो में किसी और टॉपिक के साथ। तो सुनीता चौरसिया चैनल से जुड़ने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।